Hello everyone, welcome to TCM Education. I am Ajay Singh, founder and chief mentor of TCM Education. आज हम लोग कैट 2025 स्लॉट 2 सॉल्व करेंगे और इसमें मैंने कम से कम 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जिनके सॉल्यूशंस लेस देन 1 मिनट में भी हम निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ जीरोज से बेस्ड है। जैसे हम 5 और 2 के पेयर बनाते हैं तो हमारे जीरोज बनते हैं। अब इतने सिंपल नंबर्स दिए हैं, 5 to the power 4 इसको लिख सकते हैं, to the power 65 into 2 to the power 7 to the power 36। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24, 240, 4 5 जा 20, दिस इज 260 इंटू 2 का लेंगे 7 6 जा 42 और ये हो जाएगा 25। अब 252 है, 260 है तो सेम पेयर बना दे, तो 5 टू द पावर 8 मैंने अलग कर दिया, तो 5 टू द पावर 252 इंटू 2 टू द पावर 252, तो 5 टू द पावर 8 और ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 इंटू 2 ये 10 होता है, तो 10 टू द पावर 252। तो ये तो सारे जीरोज हो गए। सम ऑफ डिजिट निकालना था, तो 5 पावर 8 को हम चाहें तो 5 पावर 4 लिख सकते हैं। 5 पावर 4 625 इंटू 625। अब चाहो तो इसको उठाओ और कैलकुलेटर से कर लो या मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करते तो हमारा आता है 390625। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सम ऑफ डिजिट, तो समेशन ऑफ डिजिट 3 + 9 12 हो गया, प्लस 0 प्लस 6 18 हो गया, प्लस 20 20 हो गया, प्लस 5 25। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 25। तो टीटा क्वेश्चन था लेकिन लेस देन 1 मिनट में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी लेवल है और हम लोग बहुत बेसिक पहली क्लास में ही मैक्सिमम मिनिमम ये चीज बताते हैं। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे, सपोज लिखा है a + b + c = 12। अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम पूछेगा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी पूछेगा, और मिनिमम पूछेगा तो सम ऑफ एबीसी पूछेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। 3 टर्म्स है, 3 से डिवाइड करें तो ए बी सी 4 4 4 आएगा। सेम इसी थ्योरी पे हम इसको भी काम करेंगे। इफ ए बी सी एंड डी आर इंटीजर सच दैट देयर सम इज 46। तो क्वेश्चन में दिया है a + b + c + d = 46। तो अगर ये 46 दिया है, अब देखो अगर हम 4 टर्म्स हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 2 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कंडीशन कि एंटीजर्स होना चाहिए। तो सपोज हम यहाँ पे ले ले a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 11, 11 4 जा 44, 2 एक्स्ट्रा है तो एक को हमने ले लिया 12 और इसको भी मैंने ले लिया 12। अब जो आपसे पूछा गया a - b का होल स्क्वायर, तो a - b यानी 11 - 11 का होल स्क्वायर। ठीक, अगला है b - c का होल स्क्वायर, तो b आपका क्या है 11 है और c आपका 12 है होल स्क्वायर, प्लस a - d 11 - 12 का होल स्क्वायर यहां पे भी बन रहा है, तो ये हो गया 0, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर इज 2। तो ये भी देखिए लेस देन 1 मिनट में हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। थर्ड क्वेश्चन हमने वर्क एंड टाइम से लिया है और बहुत आसान क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का। तो अब इसको देखिए, अंकिता इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बिपिन एंड बिपिन इज ट्वाइस एफिशिएंट एज चंदन। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं अंकिता, बिपिन और चंदन। तो बिपिन क्या है, चंदन का ट्वाइस है, तो सपोज चंदन की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे है, तो बिपिन की क्या हो जाएगी, ट्वाइस है तो 2 यूनिट पर डे हो जाएगी। एंड अंकिता की क्या, बिपिन का ट्वाइस है तो 4 यूनिट पर डे हो जाएगी। अब आगे, ऑल ऑफ द 3 स्टार्ट टुगेदर ऑन अ जॉब एंड बिपिन लीव्स द जॉब आफ्टर 20 डेज। सो 20 डेज तक तीनों ने साथ में काम किया, तो तीनों का प्लस करें तो 2 + 4 + 2 + 1 7 यूनिट करते हैं और ये लोग 20 डेज तक किए हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा 140 यूनिट ये लोग वर्क किए। 20 डेज में कितना किया तीनों ने, 140 यूनिट। अब आगे देखते हैं, इफ द जॉब गॉट कंप्लीटेड इन 60 डेज, टोटल जॉब 60 डेज है, 60 डेज में से आपने 20 डेज पहले कर लिया, सो रिमेनिंग आपके पास बचे हैं 40 डेज। और
किसने छोड़ा है काम? विपिन ने छोड़ा है, तो विपिन को हम यहां से हटा देते हैं, विपिन नहीं रहेगा। तो क्या बचे? अंकिता और चंदन। तो ये 4 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो एक 4 + 1, तो ये 5 यूनिट पर डे कर रहा है। कितने डेज तक करना है इनको? तो 5 × 40 डेज करना है। सो ये करेंगे 200 यूनिट, ये दोनों लोग करेंगे वर्क। अगर हम टोटल यूनिट वर्क निकालें कि कितना हो चुका है, तो पहले हमने 140 किया और फिर हमने 200 किया, दिस इज 340 यूनिट टोटल वर्क है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि टोटल वर्क यूनिट हमारे पास आ चुकी है। द नंबर ऑफ डेज नीडेड बाय चंदन टू कंप्लीट द जॉब अलोन। अब चंदन का निकालना है, तो चंदन कितना कर रहा है? 1 यूनिट पर डे, और करना कितना? 340 से 340 डिवाइडेड बाई 1, सो चंदन करेगा 340 डेज में। क्या आंसर आएगा? 340 डेज। तो ये भी वर्क टाइम का बहुत इजी क्वेश्चन है। इन सब के कोडिंग में मैं इजी डालता चलता हूं कि ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, मॉडरेट भी नहीं थे। पहला भी इजी था, ये भी बहुत इजी। तो 3 क्वेश्चन अभी हमने किया, बहुत आसान थे। ये परसेंटेज का मुझे लगता है कि बिलो एवरेज लेवल है, बहुत ही आसान। 1 मिनट से कम समय में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वाज डिवाइडेड अमंग पीनू, मीना एंड रीनू एंड सीमा। क्या क्या है? पीनू, मीना, रीनू एंड सीमा। ठीक। और मैथ्स क्या है? जो कहे वही करना है। तो आगे देखते हैं। पीनू रिसीव 20% ऑफ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट तो अभी हमने लिया ही नहीं, सो लेट कर लिया हमने, लेट टोटल अमाउंट। देखिए अगर इसको एक्स लेके करेंगे तो थोड़ा लेंदी होगा। जब भी परसेंट से परसेंट दिया हो, तो मैंने हमेशा क्लास में बोला है उसको वैल्यू लेके सॉल्व करो। तो टोटल अमाउंट की अगर बात करेंगे, तो हमने लेट कर लिया कितना है, इज इक्वल टू 100। तो पीनू के पास कितना है? टोटल अमाउंट का 20% है, तो 100 का 20% पीनू के पास है 20। अब रिमेनिंग कितना बचा अमाउंट? 100 - 20 हटा देंगे तो 80 बचेगा रिमेनिंग। मीना रिसीव 40% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। तो मीना ने, रिमेनिंग हमारा है 80, इसका 40% रिसीव करती है, सो ये हो जाएगा 32। तो मीना ने कितना रिसीव किया है? 32। अब आगे देखिए। इफ सीमा रिसीव 20% लेस देन पीनू, तो पीनू से 20% लेस सीमा ने किया, तो पीनू का है कितना? 20% लेस करेंगे सो 80% रह जाएगा। तो सीमा के पास है 16। तो अब अगर इन तीनों का टोटल करें, तो 20 + 32 कितना हो गया? 52, 58, 68। तो तीनों मिलाकर 68 हुआ। टोटल हमारा कितना था? 100 था, सो 100 - 68, तो रीना का क्या आ गया? 32। तो पूछा क्या गया है? बहुत सिंपल है। देखिए, द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव बाय पीनू एंड रीनू, यानी पीनू और रीना का हमें निकालना है। सो हमें निकालना पी और आर का। किसका निकालना है? पी और आर का। पी और आर का रेशियो निकालना है, तो पी आर। पी का है कितना हमारे पास? 20। आर का कितना हमारे पास है? 32। तो 4 5 जा 4 8 जा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 5:8। तो ये सब 4 क्वेश्चन थे जो लेस देन 1 मिनट में हम छांट के कर सकते थे पहले। ये स्ट्रीम बोर्ड का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये भी हम डे 1 में जब भी पढ़ाते हैं, तो हम पहले 2 चीज बेसिक पढ़ाते हैं। जब भी स्ट्रीम बोर्ड का टॉपिक है, तो सबसे पहले लिखते हैं डीएस, एक्स + वाई। डीएस मतलब रिलेटिव स्पीड की बात हो रही, और यूएस मतलब अप स्ट्रीम, एक्स - वाई। एक्स हमारा क्या होता है? जो भी पानी के ऊपर तैरता है, मैन, बोट, बॉय, कोई भी, वो एक्स है। और वाई क्या है? स्ट्रीम का फ्लो या करंट का स्पीड होता है। ध्यान रहे, एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन वाई होता है। ये बेसिक थ्योरी हो गई। और डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यही आपका टाइम होता है। ये बेसिक थ्योरी है। तो रीता एंड स्नेहा कैन रो अ बोट इन 5 किलोमीटर। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है रीता और एक है स्नेहा। अब रीता और स्नेहा का मतलब एक्स की बात हो रही है, यानी हम एक्स की बात कर रहे हैं। वाई क्या है? करंट का फ्लो। तो क्या दिया है? रीता एंड स्नेहा का दिया है 5 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी स्पीड मालूम है। एक्स हमको गिवन है
x इज इक्वल टू रीता का है 5 और स्नेहा का है 6। ठीक है, अब आगे, इन अ रिवर फ्लोइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी स्नेहा टेक्स, बात हो रही पहले स्नेहा की, स्नेहा टेक्स 48 मिनट्स मोर। अब देखिए हमेशा मैंने मैथ्स में बोला है कि जब भी ये सेंटेंस आ जाए मोर लेस इंक्रीज डिक्रीज एक्सीड, दैट मीन्स डिफरेंस कह रहा है। मोर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। ध्यान रहे अप स्ट्रीम में हमेशा टाइम डाउन स्ट्रीम से ज्यादा लगता है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर डिस्टेंस क्या दिया है 14। बात किसकी कर रहा है, हमारी बात कर रहा है ये स्नेहा की। तो हम स्नेहा की अगर बात करेंगे तो स्नेहा क्या लिख रहा है 14 किलोमीटर यूएस मतलब अप स्ट्रीम माइनस 14 किलोमीटर डीएस इज इक्वल टू टाइम दिया है 48 मिनट्स, मिनट को भी आवर में कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ पे हमने पहले लिख रखा स्नेहा के स्पीड कितनी दिया है 6 दिया है, तो 14 अपान 6 माइनस वाई 14 अपान 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4/5 के। एलसीएम आ गया 6 माइनस वाई 6 प्लस वाई, 14 मैंने बाहर निकाल लिया तो 6 प्लस वाई माइनस 6 प्लस वाई। अब अगर हम इसकी बात करें कैलकुलेशन की तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा हमारा, यहां पे हमारा बचा 14 इंटू 2i अपान a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5। ये 2 2 जा 4 2 7 जा 14 7 5 जा 35, तो y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा 35y हुआ, तो उधर ले गए तो y स्क्वायर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई पहले तो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 36 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 35y, उधर ले जाओ तो y स्क्वायर प्लस 35y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर करें 36 1 जा 36, तो ये लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 36y माइनस का y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन निकाल लिया तो y प्लस 36 माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो y प्लस 36। अब दोनों में y प्लस 36 बाहर आ गया, सो y माइनस 1 हो गया। तो एक y की वैल्यू 1 आ गई और एक स्पीड माइनस पे, तो स्ट्रीम का स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। अब हमको x और y दोनों मिल चुके, यानी हम यहां चाहें तो लिख सकते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई। y की वैल्यू मालूम, अगर रीना का निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6 5 माइनस 1 4। अब आगे बात करते हैं हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है रीता स्टार्ट फ्रॉम द सर्टेन लोकेशन इन द रिवर एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम लोकेशन। अप में जाएगा, यानी रीता क्या है डिस्टेंस अपॉन यूएस प्लस डिस्टेंस अपॉन डीएस इज इक्वल टू, दोनों में दिया है क्या, बात हो रही रीता की 100 मिनट्स, तो आर में कन्वर्ट कर दे। डी निकालना है तो रीता का डीएस बेस अगर हम निकालेंगे रीता के लिए, तो देखिए हम रीता के लिए क्या ले सकते हैं, रीता का स्पीड क्या था 5 है, तो यूएस का मतलब अगर हम निकालेंगे रीता का यूएस क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4 और डीएस निकालेंगे तो 5 प्लस 1 6, तो डी बाय 4 डी बाय 6 इज इक्वल टू 0 कैंसिल 2 5 जा 2 3 जा, सो 5/3 के। एलसीएम इज 12 3d प्लस 2d is equal to 5/3, so 5d by 12 is equal to 5/3, 3 4 जा 12। अब देखिए ऑप्शन सपोज नहीं है और हम टीटा में ये हमसे गलती हो सकती है, तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट को जो निकालना हो पहले पढ़ो क्या फाइंड करना है, देन द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर रीता विल कवर। तो रीता अगर यूएस में गई है तो वापस डीएस में आएगी, तो अगर वो डी गई है तो डी वापस भी आएगी, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया 2d,
सो 2 इंटू 4, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आएगा 8। आसान थ्योरी थी, थोड़ा कैलकुलेशन था, बट इसको हम लोग कर सकते थे। तो ये एवरेज का, ये भी आसान क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा अगर हम टाइम लेंगे तो भी हम इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट के अंदर करा जा सकता है एग्जाम के रियल टाइम पे, मतलब ऐसा कुछ घुमा के नहीं क्वेश्चन को पूछा है। तो देखिए क्या किया, द एवरेज नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ बुक पर डे बाय अ शॉपकीपर इन 60 इन द इनिशियल 7 डेज। ये कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। तो 7 डेज का एवरेज दिया है 60, तो टोटल क्या हो जाएगा 7 × 60, दिस इज 420। फिर आगे दिया है इन द इनिशियल 8 डेज इज 63, तो फिर से 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, इस बार कहां तक जाएंगे 8 तक जाएंगे, तो ये 8 × 63, तो ये आ जाएगा 504। अब खुद देखो ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। अगर इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो ये कितने थे आपके नंबरिंग 8 और ये क्या थे 7, तो 1 का आ जाएगा, यानी यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर 8 का अगर हम निकालेंगे तो आप कहोगे 504 - 420, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा, तो पर्टिकुलर 8 का क्या आ गया हमारा 84। तो अभी देखिए, अभी यहां तक ऐसा कुछ घुमाया नहीं कि कहीं आपको कोई कंफ्यूजन हो। आप तक देखें, आफ्टर द ऑन द 9th डे सी सेल 11 लेस देन द 8th डे। तो 9th डे की पर्टिकुलर बात कर रहा है कि जो 8th डे में आपने सेल किया है 84, उससे 11 कम किया है, सो दिस इज 73। ये भी हो गई बात। अब आगे देखते हैं। एंड द एवरेज नंबर ऑफ कॉपी सोल्ड पर डे फ्रॉम 2nd to 9th। अब ये स्टार्ट है सेकेंड से, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 एंड सो ऑन 9 तक गया है, तो इसका क्या जाएगा 9 × 66, नहीं 8 डेज हुआ सेकेंड से 9 है, तो 66, तो ये आ जाएगा 528। तो ये सेकेंड से लेके कहां तक आ गया 9 तक का आ गया हमारा टोटल। अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या दिया गया हमसे। अब यहां पे क्या था 1 से लेके 8 दिया है 504। अगर हम इसमें 9th 1 को ऐड कर दें तो 1 to 9 हो जाएगा। ये क्या है 2nd to 9 है, माइनस कर देंगे तो हमसे पूछा गया फर्स्ट डे निकल आएगा कि नहीं। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, पर्टिकुलर सेकेंड इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर क्या है 2, अगर 2 में से हम 9th को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट 9। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये था 8 तक का था 504, इसमें पर्टिकुलर 9th का ऐड कर दिया तो 73, सो ये हो गया 577। और ये अभी आपका हमारा दिया सेकेंड से लेकर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9 तक का दिया है, ये हमने निकाला है 528। अब इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 577 में से 5 ऐड करेंगे तो ये 17, ये आ जाएगा 9 और 4। सो इस क्वेश्चन का आंसर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है 49। तो ये भी बहुत आसान डेटा दिया था जिससे हम लोग कर सकते, कोई ऐसा एग्जाम में प्रेशर में गलती होने वाली चीज इस क्वेश्चन में नहीं। लॉग वगैरह तो हम लोग पहली क्लास ही इंडिसेस सर्च लॉग से ही स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए यहाँ भी देखिए मिनिमम मैक्सिमम पूछ जाए। और मैंने क्लास में इस बार पहले ही बोला था कि कुछ ना कुछ कैट है एग्जाम में पूछेगा। लॉग का जब भी हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, लॉग में ये 8 है, जब भी करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है बेस, बेस इक्वल करना पहला टारगेट होता है लॉग में। तो यहाँ पे देखिए 8 है, ये भी 8 का क्यूब है, ये भी 8 का स्क्वायर है। तो अब इस क्वेश्चन को हम क्या लिखेंगे, log 64 को log 8 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस log बेस 8 में है तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, प्लस इसको करेंगे 3 इंटू log 8 का क्यूब log y इंटू जेड, और ये बन गया है 4। अब देखिए एक बेसिक फार्मूला log का है, log a पावर n b पावर m।
सो ये होता है m/n log ab। यही अप्लाई करूंगा तो यहां पे देखो 2/2 m/n कैंसिल हो गया, तो ये इस वाले में क्या आएगा हमारा 8x प्लस, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे 8y ही रहेगा, प्लस यहां पे देखो यहां m की जगह मान लो 1 है तो m/n 1/3, और ये पहले से 3 लिखा है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज log बेस 8 रूट वाई जेड इज इक्वल टू 4k। अब सभी का बेस सेम है, प्लस है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये लॉग का पहला ही फार्मूला होता है, तो हो जाएगा x इंटू रूट वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 4। या पढ़ेंगे log बेस 8 या x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 4। अब मैं एक फार्मूले को लॉग का मास्टर फार्मूला बोलता हूं, वो क्या होता है, अगर log बेस ax इज इक्वल टू m है, बैकबोन है log का, तो क्या लिखेंगे a पावर m इज इक्वल टू x। तो यही यहां पे भी अप्लाई करेंगे, a की जगह में है क्या 8, m की जगह में है 4, तो ये बन जाएगा यहां से एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 8 टू द पावर 4, या एक्स वाई जेड इज इक्वल टू लिखेंगे 2 का क्यूब का पावर 4, तो 2 का पावर 12 आ जाएगा। अब देखो ये मिनिमम मैक्सिमा कभी भी निकालना, अभी पीछे क्वेश्चन में जस्ट आज ही बताए, तो हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड को इक्वेट करना पड़ता है। तो इक्वल पार्ट में अगर इसको डिवाइड करना है तो 3 इक्वल पार्ट में 3 से डिवाइड करो, 3 4 या 12, तो हम लिखेंगे एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 2 का पावर 4, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। अब आप कंपेयर करके देख सकते हो एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, किसी को भी देखेंगे सभी क्या आ रहा है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 मतलब 16। सो पूछा गया है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। मैंने कहा था ना प्लस में पूछेगा तो मिनिमम, मल्टीप्लाई में पूछेगा तो मैक्सिमम। सो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा 48। तो ये लॉग का आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैक्सिमम इनमें जिनने पढ़ा उनके लिए बहुत आसान है। ये रेशियो का तो मुझे और पहले क्वेश्चन रखना चाहिए था, ये और आसान क्वेश्चन है। तो अब इसको देखिए, जैसे बेसिक क्वेश्चन में देखें क्या दिया, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ इनकम, रेशियो ऑफ सेविंग। तो एक चीज देखिए, जैसे मैंने कहा आपके पास 100 रुपया है, इनकम कितनी है आपकी 100 रुपीज, एक्सपेंस सपोज मैंने कहा 60 रुपीज है, तो सेविंग आप खुद ही बता दोगे 40 है, ये तो सबको बेसिक मालूम है। यानी पहले हम इनकम इनकी लिखते हैं, फिर इनका एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, फिर जो आएगा हम इनकी सेविंग की बात करेंगे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से डेटा दिया। तो दिया है द एक्सपेंडिचर ऑफ द रेशियो 2:3। अभी एक्सपेंडिचर दिया है, हम पहले आते हैं इनकम पे। किसकी इनकम की बात हो रही, लक्ष्मी और मीनाक्षी, तो एल और एम की बात हो रही। ठीक, देखिएगा ध्यान से, एंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी की इनकम है क्या दिया है 6, और एक्सपेंडिचर ऑफ मीनाक्षी कितना दिया है 7, तो इनका एक्सपेंडिचर दिया है 7 यहां पे मान लीजिए। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो दोनों का दिया था, अब यहां पे देखिए एक चीज देखिए, पहले अगर दोनों का हम एक्सपेंडिचर का रेशियो देखें मीनाक्षी और लक्ष्मी का, तो ये दिया कितना था 2:3 दिया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहां ध्यान देखिए, लक्ष्मी की इनकम और इसकी एक्सपेंस का रेशियो 6:7 है, सो यहां 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें करेंगे तो यहां भी 7 करेंगे। अब देखिए आगे देखें, अब यहां क्या था आपका, एंड द सेविंग का रेशियो क्या दिया है, इनका सेविंग भी हमको बता दिया है, टोटल क्या है 4 और 9 है। अब यहां से 3 से किया, 2:3 का था, तो यहां 2 से है तो यहां 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में आओ, देखो आपका सेविंग है 4, 7 2 जा 14, 6 3 जा 18, 18 माइनस यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये इक्वल हो रहा है सेविंग के, यहां पे हो रहा है। यहां पे भी देखिए सेविंग है 9, इनकम है 21, तो 21 प्लस 9, तो टोटल अगर हम इनकी देखेंगे, एक्सपेंडिचर है 21, सेविंग है 9, तो अगर एक्सपेंस में हम सेविंग को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा। तो 21 और 9 को ऐड करेंगे तो मीनाक्षी की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 30। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या पूछा गया है, देन द रेशियो देयर इनकम इज,
तो लक्ष्मी और मीनाक्षी का इनकम का रेशियो हमें बताना है। तो इनकम इनकी क्या है, 6 3 जा 18 है, इनकी क्या ही है 30, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो ये आसान क्वेश्चन था, मतलब इसको तो बहुत आसान, पढ़ते पढ़ते मार सकते थे, इतनी देर हमने कहानी करी, ये भी नहीं करना था। ये अभी हम लोगों ने मैराथन क्लासेस कैट से पहले चलाई थी, तो मैंने ये क्वेश्चंस इंस्टॉलमेंट का कराया था। कुछ लोग को इंस्टॉलमेंट से डर लगता है, तो मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक आपका हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से भी बताएंगे और एक आपका प्रॉपर मेथड से बताएंगे। तो मैंने इंस्टॉलमेंट के लिए एक सिंपल सा फार्मूला बताया था। देखिए, सम इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट को एस नाम दिया, कंपाउंड के रेट से है, 1 ईयर है तो पावर 1, 2 इंस्टॉलमेंट है तो 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 1 प्लस आर बाई 100 पावर 3 एंड सो ऑन। तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो अब क्वेश्चन में टोटल लोन कितना लिया है, 1000 का पी मालूम है 1000, इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है 530, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर 1, एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया है 594, 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। दो इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ये 100 प्लस आर अपॉन 100 होगा, तो ये हो जाएगा 1530 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा और ये 100 प्लस आर नीचे हो जाएगा। सेम यहां पे 594, 100 प्लस आर का होल स्क्वायर है, सो 100 ऊपर हो जाएगा और 100 प्लस आर का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा। अब यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, इसका 1 जीरो, इसका भी 1 जीरो, तो ये इसका भी पूरा कैंसिल। अब यहां पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस आर का होल स्क्वायर हमारा एलसीएम आ गया, तो इधर क्या बचा 53 इंटू 100 प्लस आर प्लस यहां बचेगा 594 इज इक्वल टू, राइट साइड में कुछ नहीं बचा है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 100 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5300 प्लस 53r प्लस 594, ठीक। अब 594, एक जीरो बचा था यहाँ पे, तो 5090 हो जाएगा। अब चाहे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मोबाइल से कर भी सकते हैं, या छोड़िए कुछ नहीं यूज करते, 5300 5940, तो 04, ये आ गया 11240, इन दोनों का समेशन क्या आ गया 11240। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इधर हो गया हमारा 11240 प्लस 53r। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन बन रहा है। ये इसमें से माइनस कर दोगे 10000, तो आ जाएगा 0421, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, ये यहां आके माइनस हो जाएगा, तो 147r माइनस 1240 इज इक्वल टू 0। अब 1240 के फैक्टर कर लेते हैं रफ में, इधर 1240 के फैक्टर करते हैं, 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 2 5 जा। अब देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 अगर माइनस करेंगे तो 147 आ रहा है, सो इसके इजी फैक्टर बन जाएंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस 155r माइनस 8r माइनस 1240 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और आर कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारा आर प्लस 155 माइनस 8 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर प्लस 155, तो एक आर की वैल्यू आ गई 8%, एक माइनस में आएगी तो लेंगे नहीं, सो आंसर इज 8%। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट से करते तो ये होता। अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉमिस करें सर ऑप्शन से करते हैं। सपोज सबसे आसान नंबर 10 है, हम पहले 10 से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो आपके पास 1000 रुपीज है, प्रिंसिपल है ये, अमाउंट आपका आफ्टर 1 ईयर, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, अगर मान लो हम लेते हैं ऑप्शन में, तो 110/100, तो ये आ जाता 1100, ठीक। वैसे भी
1000 का 10% 100 रुपया होता है। अब इसमें आपने 530 पे किया है 1 ईयर के बाद, तो रिमेनिंग क्या बचेगा 1100 माइनस 530, तो 1170 इधर बचा 600, सो 570 बचा। अब सेकेंड ईयर के लिए फिर से अमाउंट बनाएंगे हम, तो 10% 57 होता है, तो 570 प्लस 57, तो ये क्या आ जाएगा 7 और 627, जबकि हमें देना कितना था 594। सो इसका मतलब 10% जो हमने ऑप्शन लिया है वो पूरी तरह से गलत है हमारा। तो अगर 10 गलत है तो 11 भी गलत हो गया कि नहीं। इसका मतलब अब हम 8% पे चेक कर लेते हैं। तो अब हमारा देखो सपोज 1000 है प्रिंसिपल, अमाउंट बनाना है इसको, तो 1000 का 8% ऐड कर दे, 80 रुपीज हुआ, तो 1080। इसमें से आपने पे कर दिया है पहली इंस्टॉलमेंट 530, तो माइनस कर दे 0, ये बचा 550। तो सेकेंड ईयर में फिर इस पे आपका अमाउंट कन्वर्ट करेंगे, तो 550 प्लस 550 का 8%, सो 8/100, ये 0 कैंसिल, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44 हुआ, एक 0 और कैंसिल हो गया, तो ये 550 प्लस 44, ये बन गया 594। सो करेक्ट ऑप्शन इज 8। हिट एंड ट्रायल भी हम दे सकते थे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज कॉन्सेप्ट भी अगर देखा जाए तो लगा सकते हैं, 2 मिनट लगेगा बस, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये मिक्सचर रिलेशन से है और बहुत आसान क्वेश्चन है भी। देखिए क्या दिया है, कॉफी एंड कोका 16% ऑफ हिज कॉफी कॉस्ट ₹240 पर केजी। ये मिक्सचर का कॉस्ट टोटल दिया है कितना 240 पर केजी। तो अब यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कॉफी एंड कोका। ठीक, ये सपोज लेट कर लिया कि कॉफी का कॉस्ट है X रुपीज पर केजी एंड कोका का हमने ले लिया Y रुपीज पर केजी। ठीक, पहले ये स्टार्टिंग में रख लिया। अब परसेंटेज में वैल्यू गिवन है, कॉफी कितना दिया 16%, तो कोका कितना हो जाएगा 84%। दोनों का ओवरऑल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है मिक्सचर का 240 रुपीज पर केजी। तो अब एक इक्वेशन बना दे, इससे कितना हो गया x इंटू 16%, y इंटू 84% इज इक्वल टू 240। सिंप्लीफाई करें 4 से, तो ये आ गया 4x प्लस 21y, 100 यहां चला जाएगा, सो ये आ गया 6000, इक्वेशन 1। ये मेरा इक्वेशन 1 आ गया। अब आगे देखते हैं फिर क्या दिया, अनदर मिक्सचर, सेकेंड मिक्सचर की बात कर रहा है, कॉफी एंड कोका, फिर इन्हीं की बात है, कॉफी का हम यहां लिख देते हैं 36%। तो अगर 36% कॉफी है तो कोका है 64%, और इनका ओवरऑल दिया है कितना 320। अगेन इक्वेशन वैसा ही बनेगा 60x इंटू 36% प्लस y इंटू 64% इज इक्वल टू 320 के। 4 से भी कैंसिल होगा, 4 9 जा 16, 4 जा 4 8 जा, तो ये क्या बनेगा 9x 16y इज इक्वल टू 8000 के। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहला हमारे पास क्या आया है 4x प्लस 21y इज इक्वल टू 6000 है, और अगला हमारे पास आया है 9x 16y 8000 के। अब अगर हमें x को इक्वेट करना है तो ऊपर 9 का मल्टीप्लाई कर दे, नीचे 4 का कर दे, तो x हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 21 करेंगे तो 189, 4 इंटू 64 करेंगे 64, माइनस करेंगे तो 5 टू 125, सो आ गया 125y इज इक्वल टू ये 24,000 32,000, 9 6 जा 54, 54 में से 8 4 जा 32 माइनस कर दे, सो आ जाएगा 22,000। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 40 बचा, 5 8 जा 40, तो y इज इक्वल टू यहां से हमारा आएगा 8 2 जा 16, 16 1, y आ गया 176,
सो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दे 4x प्लस 21 इंटू वाई के जगह में 176 इज इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया 6000 के बराबर। अब 4x यहां से चाहो तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 4x इज इक्वल टू 6000 माइनस 21 इंटू 176, इसको कैलकुलेटर से कर देते 21 इंटू 176, सो ये बन जाएगा मेरा 3696। अब 6000 में से 3696 को मैंने माइनस कर दिया तो 2304 आ गया। 2304 को 4 से डिवाइड कर देंगे अगर हम, सो ये आ जाएगा हमारा 576। अब क्वेश्चन को अगेन पढ़ते हैं, फिर से दोबारा से रीडिजाइन करते हैं। क्या कह रहा है आप देखें, इफ अ न्यू मिक्सचर कॉफी एंड कोका कॉस्ट रुपीज 376 पर केजी, देन द क्वांटिटी इन केजी ऑफ अ कॉफी 10 केजी ऑफ न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर कितना है 10 केजी। अब यहां पे देखिए, आप चाहो तो यहां पे हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा सकते हैं, कॉफी कोका, ठीक, और ये मिक्सचर। तो अगर हम यहां पे देखें, इन सब की हमें कॉस्ट पता है। कॉफी की हमने निकाली है, कॉफी मतलब x है, कोका मतलब y है, और ये मिक्सचर है आपका, ठीक। तो हमने कॉफी की क्या निकाली x 576, कोका की क्या निकाली हमने 176, एंड मिक्सचर क्वेश्चन में दिया है 376। तो इन दोनों का डिफरेंस यहां लेंगे 200 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस यहां लेंगे 200 आएगा, दोनों का रेशियो लेंगे तो 1:1 का। अब टोटल मिक्सचर कितना दिया है 10 केजी दिया है, तो 10 केजी को अगर इसको देखेंगे तो इसका शेयर क्या है हाफ है, इसका भी शेयर क्या है हाफ है, किसका हाफ है 10 का हाफ है, तो 5 केजी आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 5 केजी। तो एमसीक्यू है, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट टफ सवाल नहीं मैं बोल सकता कि बहुत टफ था। अब ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी बच्चे का, ठीक से पढ़ा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि एमआरपी पे अगर डिस्काउंट देते हैं तो वो एसपी बन जाता है, और सीपी पे अगर हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो भी वो एसपी बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग में जब टॉपिक पढ़ाते हैं तो सारे बेसिक दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कहेगा वही करेंगे। एन आइटम विथ कॉस्ट रुपीज 1650 सोल्ड एट अ सर्टेन डिस्काउंट ऑन अ फिक्स मार्क प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमको क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है 1650, प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में 20% का। तो अगर प्रॉफिट दिया है तो हम सेलिंग प्राइस इससे निकाल सकते हैं 1650 का 120/100, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 12×5 = 60, 12×6 = 72, 6×8 = 12, 12 × 12 = 19, 1980 हमारा आ जाएगा सेलिंग प्राइस। अब अगर प्रॉफिट एक्चुअल निकालना है तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे। सो एसपी है हमारा 1980 और ये है 1650, तो 16 3 × 19 + 5, तो 330 रुपीज आपका प्रॉफिट आ गया। अब आगे देखते हैं, इफ द डिस्काउंट वाज डबल द प्रॉफिट वुड हैव बीन 110। सपोज P1 प्रॉफिट, पहला वाला क्या है P1 आपका 330 दिया है, दूसरा प्रॉफिट आपका अब हो गया है जब डिस्काउंट डबल हुआ है तो ये 120 हुआ है। दैट मीन्स डिस्काउंट कितने का डिफरेंस आ गया प्रॉफिट में, ये 220 रुपीज का आ गया। तो यही आपको डिस्काउंट दिया गया है कि नहीं। और अगर एसपी में डिस्काउंट को हम प्लस कर देते हैं तो भी मार्क प्राइस बन जाता है। तो एसपी हमने अभी निकाला है 1980, डिस्काउंट हमने निकाल लिया 220, तो एमआरपी हो गया, तो ये हो गया कितना 2200, तो एमआरपी आ गया 2200। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या कह रहा है, द रेट ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज विद प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी इक्वल द रेट ऑफ डिस्काउंट। अगर प्रॉफिट हमने कहा कि सपोज x% है तो डिस्काउंट भी कह रहा है कि x% होगा, ठीक। तो
अब एमआरपी पे जो डिस्काउंट होगा, एमआरपी पे जो डिस्काउंट होगा, ठीक, और एसपी सीपी पे जो प्रॉफिट होगा, तो ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा, ये भी सेल, दोनों इक्वल हो जाएंगे बीच में। तो आइए, एमआरपी हमें वैल्यू दिया है 2200 और डिस्काउंट है एक्स, तो 100 माइनस एक्स बाई 100, और सीपी हमारा है 1650, प्रॉफिट है एक्स, तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा अपॉन 100, ये भी हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 11 1 जा 11, 11 5 जा 11 2 जा, तो ये 20 है इधर, ये 15 है, तो 5 3 जा 5 4 जा, मल्टीप्लाई किए तो 400 माइनस 4x आया, मल्टीप्लाई किए तो 300 प्लस का 3x आया, सो 7x इज इक्वल टू 100 आ गया, और x इज इक्वल टू 100 बाई 7 को, यानी 1/7 का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो 14.28% आता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिस्काउंट नियरेस्ट टू, तो सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या, 14, सो आंसर इज 14%। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था, आसान मतलब थोड़ा सा इसमें था, कैलकुलेटिव था। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन ये वाला जो मैंने लिया है, ये अच्छा क्वेश्चन में से आता है, एक लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि इसके जिस तरह से ऑप्शन दिया है ये गलती सबसे हो जाती है। अब देखिए क्या है, पूछा तो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ डिवाइजर का ही क्वेश्चन है, बट इसको डायरेक्ट नहीं पूछा है, क्या पूछा है, 3r के प्लस 1 के फॉर्म में हो, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1, वेयर r इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर, ये भी कंडीशन है कि नॉन निगेटिव होना चाहिए। अब इसमें केस बनेंगे, कई केस बनेंगे, जैसे 3r प्लस 1 तो है, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन में देखिए केस 2 बनाए कि 3r प्लस 2 और 3r प्लस 2 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2, यानी कि जिनमें रिमाइंडर 2 आता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, डिवाइड करने से 3 से, तो देखो क्या बनेगा, 9r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6r प्लस 4। अब अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल फैक्टर है, 4 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर 1 आ जाएगा कितने, यानी दो केस बनेंगे, केस 1 जो 3r प्लस 1 के फॉर्म में होगा, केस 2 जो 3r प्लस 2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि अगर हम दो बार 3r प्लस 2 3r प्लस 2 करते हैं और इंटू 1 रिमाइंडर 3r प्लस 1 भी करते हैं, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आता है, वो केस भी सेटिस्फाई कर जाएगा, और यही गलती लोगों से हो गई होगी इस क्वेश्चन में। तो अब देखिए 3r का तो फैक्टर 3 का पावर 5 है, वो तो हट जाएगा। अब यहां पे देखिए रिमाइंडर 1 कहां कहां आएगा हमारा, अगर हम 2 की बात करें, केवल 2 के, तो 2 का पावर 0 लेंगे तो 1 रिमाइंडर आता है, ठीक है, 3r प्लस 1 में है। दूसरा हमारा क्या लेंगे, केस 3 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 2 4 यहां पे भी आएगा। अगला हम क्या लेंगे, अगला हम लेंगे यहां से 2 का पावर 2, अगला लेंगे 2 का पावर 4, अगला लेंगे 2 का पावर 6। इन सब पे किसी पे भी डिवाइड करोगे 3r प्लस 1 के फॉर्म में, ये एक केस बन गया। और 2 का केस अगर हम यहां पे लिखें तो 2 का पावर 1 2 देगा, 2 का पावर 3 2 देगा, यानी सारे ऑड वाले, 2 का पावर 5 2 देगा। यहां थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूं इस जगह पे, तो ये इसको हटा देता हूं, ठीक। अब देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 3r प्लस 1 और यहां पे मैं 3r प्लस 2 के फॉर्म में, ठीक। अब अगला हम केस लेंगे तो 3 का क्या ले सकते हैं, केवल 3 का पावर 0 ले सकते हैं, दोनों केस में 3 का पावर 0 ले सकते हैं। नेक्स्ट हम 5 का लेते हैं, तो 5 पावर 0 लेंगे, और क्या लेंगे, 5 का पावर 2 लेंगे, यहां पे 5 का पावर 1 लेंगे और 5 का पावर 3 लेंगे। यहां की अगर हम बात करें तो 7 का पावर 0 लेंगे, 7 पावर 1 लेंगे और 7 पावर 2 लेंगे।
ये यहाँ पे भी कॉमन रख सकते हैं दोनों केस के लिए, क्योंकि एक पे 3r+2 3r+1 का मल्टीप्लाई करके हम ले सकते हैं। तो पहले केस में अगर हम देखें तो ये 4 फैक्टर बन गए, ये 1 फैक्टर, ये 2 फैक्टर और ये 3 फैक्टर। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा क्या है, 4 इंटू 3 सॉरी इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, सो ये आ गया 24। और देखो मैक्सिमम लोग ये केस नहीं बनाते, ये ऑप्शन होने की वजह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गया कि मैक्सिमम लोग क्या करते कि सीधे यही ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाते और ये गलती हो जाती। अब केस 2 में अगर हम देखेंगे तो हमारे साथ क्या क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा हमारा, और क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा इसमें से, और क्या आ जाएगा इसके 2 केसेज आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा इसके 3 केस यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 जा 18। तो अब अगर हम टोटल करेंगे तो 8 + 4 12 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाना चाहिए 42। तो ये मैं मानता हूं कि इस स्लॉट में ये डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब नंबर सिस्टम में डायरेक्टली आसान नहीं था, इसमें आपको टाइम लगता। तो ये एक बार फिर इसको एनालिसिस करके देखिए, कैट जितना डिफिकल्ट लोग बोलते वैसा है नहीं। हाँ नो डाउट ये लॉजिकल एग्जाम है, इस वजह से लोगों को बहुत घबराहट और गलतियां होने की वजह से बहुत स्कोर नहीं कर सकते। अगर मैंने ये देखा इस पेपर में कि बच्चे अगर सीधे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके करते तो उनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम भी नहीं होता और बहुत अच्छा स्कोर कैट में किया जा सकता था। जितना हम लोग बोल रहे थे बहुत टफ वैसा नहीं है। सो बहुत आसान सोल्यूशन किया। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम एजुकेशन। मैं सनी रजानी फिर आपके साथ प्रेजेंट हूँ स्लॉट 2 के सोल्यूशन के साथ। जैसा कि फर्स्ट पार्ट सर ने डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी, तो अब सेकंड पार्ट का बारी है। तो हम लोग देखेंगे कि इस सेक्शंस में कितने ऐसे क्वेश्चन थे जिसको हम लोग इजीली हैंडल कर सकते थे, कितने इजी थे, कितने मॉडरेट थे और कितने डिफिकल्ट थे। तो कोशिश करेंगे जितना आसान हो सकता है सॉल्यूशंस के लिए उतना आसान करने की कोशिश करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने जो किया भी था उसमें कहां पर हमने सही किया, कहां पे हमने गलती की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में समझने लायक कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चीजें आपको मालूम नहीं है जो बेसिकली आपने बेसिक भी चीजें पढ़ी हुई है उन पे अगर क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाए तब भी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं बेटा, हमसे कहा गया है लेट an बी द nth टर्म ऑफ द डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे उसने ये बात बोली कि यहाँ पर जो an है हमारा वो डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि r की जो भी वैल्यू आएगी वो डेफिनेटली 1 से छोटी ही आनी चाहिए। मतलब अगर सपोज करिए सॉल्विंग करते समय r की वैल्यू ज्यादा आएंगी तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो वैल्यूज में हमको वाली एक्सेप्ट करानी है जो 1 से छोटी रहेगी। देन पहली कंडीशन दे रखी है a1 + a2 + a3 दैट शुड बी इक्वल टू 52। तो लेट फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड ar और थर्ड ar²। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों का सम जो दे रखा है दैट कम्स आउट टू बी 52। a कॉमन 1 + r + r² दैट शुड बी इक्वल टू 52। तो आपने कहा ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने कहा कि जैसे अगर हमको एक अगले एक्सप्रेशन की बात की जाए तो अगले एक्सप्रेशन में दे रखा है a1 × a2। तो आपने कहा जैसे इसका नाम था a1, इसका नाम था a2 और इसका नाम था a3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a1 × 18 मतलब a × ar, ar × ar² × a दैट शुड बी इक्वल टू 624। तो यहां से कॉमन देखा जाए तो कॉमन हमारे पास आ गया a² कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास बचा 1 + r² + r दैट शुड बी इक्वल टू 624। अब देखो थोड़ा सा अगर समझदारी से कैलकुलेशन करोगे तो बहुत इजीली हम तुमसे हैंडल करवा लेंगे। हमसे फर्स्ट इक्वेशन से ये पूरी चीज गिवन थी, तो यहां से आप एक काम कर सकते हो कि इस a² को a × a लिख के एक a को इसके साथ ले जाओ और इसको रिप्लेस कर दो 52 से। तो दिस कम्स आउट टू बी ar × 52 दैट शुड बी 624। तो यहां से अगर ar को सॉल्व कर लिया जाए तो ar बिकम 624 डिवाइडेड बाय 52। तो इसको डिवाइड कर दिया जाए 51 बन जाए 51
52 टू जा 104, मतलब दिस कम्स आउट टू बी 12। तो इट बिकम्स जो हमारे पास AR की वैल्यू आ गई क्वेश्चन में, वो हमारे पास यहाँ पर 12 की वैल्यू है। अब आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो कि जैसे आपने बोला AR की वैल्यू अगर 12 आ गई है, तो यहां से R की या A की, जिसकी भी वैल्यू आप चाहो, तो आपने कहा चलिए सर A की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। तो जो A की वैल्यू निकल आई वो आ गई हमारी 12/R। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो अब अगर इस A की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो इस A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर हमारा बन जाएगा A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 52। A की वैल्यू थी बेटा 12/R, 1 प्लस R स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 52। 12 प्लस 12R प्लस 12R स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 52R स्क्वायर, सॉरी 52R। 12R स्क्वायर माइनस 40R प्लस 12, दैट शुड बी इक्वल टू 0। हमने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, सॉरी 4 कॉमन ले लिया, तो दिस कम्स आउट टू बी 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दिया तो 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये वाला 4 इधर जाके 0 हो गया बेटा। यहां से सिंप्लीफाई करने पर एक R की वैल्यू 1/3 आई, एक R की वैल्यू 3 आई। जैसा कि पहले डिस्कस हो गया था, उसने पहला वर्ड बोला था कि इनफाइनाइट जीपी है और डिक्रीजिंग जीपी है, तो ये कंफर्म हो गया। R तो वैसे ही हमारा 1 से छोटा होना चाहिए था, डिक्रीजिंग वर्ड बोलता है या ना बोलता है, इनफाइनाइट वर्ड बोल दिया तब भी R की वैल्यू 1 से छोटी ही होती। तो R फिलहाल हो गया हमारा 1/3, और जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिफाइन किया था, AR की वैल्यू थी हमारी 12। तो यहां से अगर हम R की वैल्यू 1/3 पुट कर रहे हैं, तो A की वैल्यू निकल आई 36। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन को रीड करें तो हमसे पूछा क्या था, तो हमसे क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा था कि हमको बताना था कि सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कितना होगा। तो अगर आपने कहा सम निकालना है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स होता है दैट इज A अपॉन 1 माइनस R, दिस कम्स आउट टू बी 36 अपॉन 1 माइनस 1/3। तो 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो दिस कम्स आउट टू बी 54। तो मतलब जो सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 54। तो 54 हमारे पास सी ऑप्शन है, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो सिंपल एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपको इसमें वैल्यू प्लेसिंग करनी थी और सिंप्लीफाइड वे में कैलकुलेशन कर लेनी थी। इस टाइप के काफी क्वेश्चन ऑलरेडी आपने क्लास में भी किए थे, तो इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी बच्चों को कि इसकी कैलकुलेशन या समथिंग कोई भी इसमें ऐसा स्टेप था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता। बस इसमें ध्यान यही रखना था कि जो R की 2 वैल्यूज आएंगी वो आपको ध्यान रखना था कि 1 से छोटी वाली लेनी है। बट अगर थोड़ा सा भी आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्ट्रांग था, तो आप उसमें भी ये कह सकते थे कि आपने जब हमसे इनफाइनाइट निकालने की बात कही, इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी तभी डिफाइंड होता है जब R की वैल्यू ऑलरेडी 1 से छोटी होती है। तो अगर इसको भी आप एनालाइज कर लेते तब भी आपका आंसर निकल के आ ही जाता। चलिए बेटा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose A, B, C 3 distinct natural numbers such that 3AC upon 8AA plus B, then the smallest possible value of 3A plus 2B plus C. अब कभी कभी क्या रहता है कि बेटा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट ही हो या कोई कैलकुलेशन ही हो, कुछ क्वेश्चन समझ से भी किए जाते हैं। अब लाइक जैसे इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, 3AC अपॉन इज इक्वल टू 8 टाइम्स A प्लस B। अगर हम यहां से कहें AC अपॉन A प्लस B, दिस कम्स आउट टू बी 8/3। अब आप ध्यान से एनालाइज करिए बेटा चीज को। हमसे कहा गया है ABC डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स है, आपने कहा ठीक। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ। तब आपने कहा कि सर देखिए दो चीजें समझने वाली हैं, एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरी बात इसमें स्मॉलेस्ट बोली। अब जैसे इसमें 8 आ रहा है बेटा, अब 8 के लिए अगर हम आपसे कहें तो 1 into 8 भी हो सकता है फैक्टर, 2 into 4 भी हो सकता है फैक्टर। तो अब अगर 1 into 8 और 2 into 4 A और C की वैल्यू हो सकती है, तो इसमें हमको बस ये समझना पड़ेगा A हम क्या लें, C हम क्या लें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है, चाहे आप इंटरचेंज भी कर दोगे तब भी आंसर 80 आएगा। अब जैसे इसको समझने का तरीका ये हो सकता है कि लाइक हमको इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो सिंप्लीफाई वे में बात करें, A के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर हम A को बड़ा ले लेंगे तो वो वैल्यू को और बड़ा करेगा, और अगर हमें छोटा चाहिए तो A ऐसा लिया जाए जिससे हमारा 3A की वैल्यू स्मॉल हो जाए।
तो ये श्योर हो गया जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो ए की होगी और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हमारे लिए सी की होगी। अब आपने कहा जैसे सपोज कर लेते हैं कि ए की वैल्यू हमारी 1 है और सी की वैल्यू हमारी 8 है, तो इस हिसाब से ऊपर अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 8/1 प्लस बी, दैट कम्स आउट टू बी 8/3। तो यहां से b को कैलकुलेट कर लिया जाए तो 2 निकल के आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी हमारी बन गई जिसमें a हमारा 1 है, b हमारा 2 है और c हमारा 8 है। दूसरा आपने कहा सर अगर 2 और 4 को लेके किया जाए तो a को अगर 2 लिया जाए और b को अगर 4 लिया जाए, तो a को 2 और b को 4 पुट करेंगे तो 8 अपॉन, तो यहां से b की वैल्यू 1 निकल के आ जाएंगी। तो एक पेयर हमारे पास बन गया, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, सॉरी b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। तो आपने कहा दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनी है, एक 1 2 और 8 की, एक 2 1 और 4 की। अब आपसे कहा गया स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हमने कहा रख के चेक कर लेते हैं। अगर हम a को 1 रखते हैं तो ये बन गया 3, b को 2 रखते हैं तो ये बन गया 4, c को 8 रखते हैं तो ये बन गया 8, 8 4 12 3 15 आ गया एक आंसर। इस वाले से हमने पुट किया तो a को जब 2 रखा तो बेटा ये बना 6 हमारा, b को जब हमने 1 रखा तो ये बना हमारा 2 और c को जब हमने 4 रखा तो ये बन गया हमारा 4। तो 6 4 4 2 12। तो हमसे कहा गया था स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम्स 12। तो इस तरह से केस बनाकर आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई ऐसा मेहनत वाला काम नहीं था जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाती। बस आपको बस थोड़ा सा एनालाइज करने की बात होनी थी कि आप एनालाइज सही से कर ले जाते, वैल्यूज की हिटिंग सही से कर लेते तो आपका आंसर इजीली निकल सकता था। चलिए मूव करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ मॉड पार्ट। काफी क्वेश्चन ऑलरेडी आपने इस फेज के प्रैक्टिस में किए थे। इवन हम लोग ने जब लास्ट पे मैराथन लिखी थी तो मैराथन में भी हमने आपको ये क्वेश्चन क्लास में बता के कराया था कि आप इस वाले पार्ट को अच्छे से करके जाइए। इस वाले टाइप के क्वेश्चन उसको बिल्कुल पसंद है, इस टाइप के क्वेश्चन वो देता है। तो हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट मोमेंट पे भी इसको अच्छे से रिवाइज किया था, तो हम उम्मीद करते हैं काफी बच्चों का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो अब आप इसमें कहा मॉड को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, हमारी टर्मिनोलॉजी में एक पॉजिटिव केस और एक नेगेटिव केस होता था जिसको हम अच्छा बच्चा और गंदा बच्चा के नाम से जानते हैं। तो हमने पहला केस बनाया इफ x + 9 > 0, दिस इज कॉल्ड अच्छा बच्चा। और सेकंड केस में हम लोग बात कर लेंगे x + 9 दैट शुड बी लेस देन 0। तो हम लोग जब केस वाइज सॉल्व करेंगे तो आप केस को समझिए। व्हेन यू आर सेइंग दिस इज पॉजिटिव तो ये पॉजिटिवली पूरा ओपन हो जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो इसको आपने पॉजिटिवली ओपन किया तो x² - x + 9 + x दैट शुड बी ग्रेटर देन 2। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो x², x और x कैंसिल आउट, -11 दैट शुड बी ग्रेटर देन g। तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका जो क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन बनेगा, उस सिंप्लीफिकेशन में अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको फैक्टराइज किया जाए तो फैक्टराइज करने से हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है बेटा, वो बाय मिस्टेक प्रिंटिंग में शायद यहाँ 0 है और गलती से 2 हो गया बेटा। पहले तो आप इसको सही कर लो, बाकी सारी चीजें सही है हम लोग की। यहां पे आप 0 कर लीजिए बेटा इस चीज को, x² - x + 9 + x शुड बी ग्रेटर देन 0। x² - x - 9 + x दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। एक्चुअली में वो कैलकुलेशन की गलती आंसर को देख के समझ में आ गई थी, क्योंकि सारे आंसर में 9 और 3 आ रहा था, कहीं पे 11 आ नहीं रहा था। तो इसलिए हमें चेक करना पड़ा बेटा क्वेश्चन में कहीं करेक्शन ना हो। और देखिए वो गलती निकल के भी आ गई कि क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट कर दिया गया था। दैट इज टाइपिंग एरर, नथिंग मोर देन एल्स। दिस इज -∞ से -3 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, सॉरी 3 से इन्फिनिटी। तो आपने बोला पहले पार्ट का आंसर हमारा ये आ गया, और जब जो केस था उसके अकॉर्डिंगली x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -9। अब देखिए बेटा कॉमन सॉल्यूशन,
एक ने बोला -3 के पीछे और दूसरे ने बोला 3 के आगे। पहले वाले केस ने बोला -9 से आगे। तो कॉमन सोल्यूशन जब हम देखेंगे तो एक ये मिलेगा और एक हमारा ये मिलेगा। तो फाइनल आंसर दैट आई हैव -9 से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन से। सेकंड पार्ट में जब आप सॉल्यूशन पे करने जाएंगे तो सिंप्लीफाइड में बस आपको एक बात बोलनी है कि दिस इज नेगेटिव, दैट मींस गंदा बच्चा। और गंदा बच्चा का लॉजिक होता था कि जब हम मॉड को हटाते थे तो साइन को अपोजिट कर देते थे। तो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 प्लस x, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। यू कैन राइट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 ग्रेटर देन 0। अब आप देखिए बेटा, किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 8 करेंगे तब भी पॉजिटिव, यानी किसी भी इंटरवल में ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। अब हमारे हिसाब से यहां से आंसर आया x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्वेश्चन में दिया गया था लेस देन 9। एक ने बोला कुछ भी हो सकता है, दूसरे ने बोला -9 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन सोल्यूशन की जब बात करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी x लेस देन -9। यानी आपने बोला फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया वो हमारे पास आया -9 से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और सेकंड पार्ट का आंसर आया -∞ से -9। तो आपने बोला फाइनल आंसर को अगर हम लिखेंगे तो -∞ से -9 यूनियन -9 से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, सॉरी 3 से इंफिनिटी। अब आप इस चीज को ध्यान से एनालाइज करिए तो आपको समझ में आएगा, जहां पर ये खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है। तो जो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -9 से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -∞ से -3 यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अपने क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये एक रूटीन सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं थी कि बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता। जिस भी बच्चे ने मॉड का बेसिक्स अच्छे से पढ़ा हुआ है उसके लिए ये क्वेश्चन एक बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि आप सिंप्लीफाई करिए और क्वेश्चन का आंसर आपका निकल आएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी क्लासरूम प्रोग्राम में किए हैं, तो इस सेट में ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आपको कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आती है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If m and n are integers such that m plus 2n and 2m plus n is equal to 27, then the maximum possible values of 2m minus n। अब देखिए यहां पर उसने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर m और n आपने हमको इंटीजर दे रखे हैं तो यहां पर केसेस को डिफाइन करना होगा। तो यहां पर केस बनेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज द मॉडरेट क्वेश्चन। अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कोई टफनेस नहीं है, बस आपको केस बना के इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना रहेगा। तो हम एक एक करके केस देख करते हैं बेटा। अगर m प्लस 2n इंटू 2m प्लस n 27 है, तो पहला फैक्टर का जो पॉसिबिलिटी हम बनाते हैं वो 1 इंटू 27। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात, यहां से एक पॉसिबिलिटी हमने 1 ली और एक पॉसिबिलिटी हमने 27 ली। अब इसमें ना थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगा लो तो इसमें ना कैलकुलेशन को रिजॉल्व करने का एक तरीका होता है। अगर तुम इस पैटर्न को ध्यान से एनालाइज करोगे तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किए थे जिसमें हमने ये चीज तुमको समझाई थी कि जब भी कभी कोफिशिएंट इंटरचेंजिंग वाला पार्ट होता है तो इस कैलकुलेशन को डील करने का एक सिंपल सा वे होता है। आप करना चाहे तो आप नॉर्मल तरह से भी कर सकते हैं, आंसर निकल के आ जाएंगे, बट जो हम वे आपको बताने जा रहे हैं उससे चीजें बहुत आसानी से हैंडल हो जाएंगी। लाइक एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 3m plus 3n, दैट शुड बी इक्वल टू 28। m plus n, दैट शुड बी इक्वल टू 28/3। सिमिलरली अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये बन जाएगा तुम्हारा n minus m, that should be equal to -26, या फिर we can say that m minus n that should be equal to 26। तो आपका कहना ये होना चाहिए कि सर अगर इस केस को हम एनालाइज करें तो हमारा केस ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपने बोला है m और n जो है वो इंटीजर्स हैं, और अगर m और n इंटीजर्स हैं तो हमारे हिसाब से दोनों का सम कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो आप समझ लीजिए इस वाले केस की पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म। मगर जो चीज ये कंसेप्ट तुम्हें दे गया, मतलब जो तरीका तुमको ये दे गया, उससे हमें बाकी के केस को बनाने में बहुत आसानी होगी। लाइक अब आपने कहा सर ये तो क्लियर हो गया कि जो अगली ब्रेकिंग करेंगे हम वो 3 और 9 की करेंगे। तो जब हम 3 और 9 की करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी m plus 2n, दैट शुड बी इक्वल टू 3, 2m plus n, दैट शुड बी इक्वल टू 9। एक केस ये बनेगा बेटा।
एक बनेगा m प्लस 2n दैट शुड बी इक्वल टू 9, एक बनेगा 2m प्लस n दैट शुड बी इक्वल टू 3। सिमिलरली क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्ड यूज नहीं किया है तो निगेटिव में भी जा सकता है, दो निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है, तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा m प्लस 2n दैट शुड बी इक्वल टू 9 माइनस का, और 2m प्लस n माइनस 3, और चौथा एक्सप्रेशन बन जाएगा m प्लस 2n दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 3 और 2m प्लस n दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 9। अब आप देखिए बेटा, तो जो चीज हम आपको कैलकुलेशन में समझाना चाह रहे थे उससे कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी। एक बार आप दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा हमारा 3m प्लस 3n दैट कम्स आउट टू बी 12, m प्लस n दैट शुड बी इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बनी बेटा। सिमिलरली अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो आपने कहा सेकंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, तो m माइनस n दैट शुड बी इक्वल टू 6। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे तो n और n कैंसिल आउट, 2m इज इक्वल टू 10 यानी m की वैल्यू 5। जब m को 5 पुट करेंगे तो n की वैल्यू -1। चलिए इसी तरह यहां पे आइए बेटा, इस वाले केस में अगर सॉल्व किया जाए तो 3m प्लस 3n तो 12 ही आएगा, यानी m प्लस n की वैल्यू 4 आ गई। दूसरा बेटा जब हम माइनस करेंगे इससे इसको तो बस यहाँ पे अंतर ही आ जाएगा, m माइनस n की वैल्यू -6 आ जाएगी। जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो m की वैल्यू अब की बार -1 होगी और n की वैल्यू 5 होगी। यही काम यहां पे भी कर लो बेटा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो -12 आएगा, तो यहाँ पे एक बन गई m प्लस n इज इक्वल टू -4, और फिर जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी m माइनस n इज इक्वल टू 6। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी और n की वैल्यू -5 आ जाएगी। सिमिलरली इस वाले में अगर चेक कर लिया जाए बेटा तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे तो m प्लस n की वैल्यू -4 हो गई, और दोनों को ऊपर में से नीचे को सेपरेट करने पर m माइनस n की वैल्यू -6 हो गई। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बेटा हम आपस में, तो m की वैल्यू आ जाएगी -5 और n की वैल्यू आ जाएगी 1। तो आपने कहा कि सर चारों केस को हम लोगों ने बहुत कम टाइम में थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर दिया। अब आप क्वेश्चन में देखिए हमसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछा है, तो एक चीज तो कंफर्म है, जिस वाले में n निगेटिव होगा ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम वैल्यू उसी में मिलेगी। तो अब आपने कहा सर पहले तो ये देख लीजिए n निगेटिव किस में है, तो आपने कहा सर इसको तो आप हटा दीजिए और इसको भी आप हटा दीजिए, बस आप ये देख लीजिए कि किसमें n निगेटिव है और ज्यादा निगेटिव है। तो आपने कहा सर इस वाले में -1 है मगर इस वाले में -5 है, तो ज्यादा निगेटिव तो इसी में है, तो इसको पुट करिए। तो जब आपने n को यहाँ पे पुट किया और m की वैल्यू 1 पुट की तो ये 2 हो गया, 3 इंटू -5 15 हो गया, 15 और 2 मिलके 17। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 17, कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा 17 आंसर आ जाएगा। बोर्ड एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो जिस वजह से थोड़ा सा टाइम इसमें बेटा लगा। चलिए दिस इज द ज्योमेट्री क्वेश्चन, बट दिस इज द क्वाइट इजी क्वेश्चन। मतलब ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास में बहुत किए हैं, तो हम इसको नहीं समझते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने आया तो क्वेश्चन रीड करने के बाद डायग्राम बनने तक की बात थी। जिसका डायग्राम बन गया होगा तो आप देखेंगे ऐसा क्वेश्चन सेम डायग्राम आपने क्लास में भी किया था। Two tangents are drawn from the point P, touch the circle with center O at the point Q and R। एक सर्किल है, एक पॉइंट P है जहां से इस पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है बेटा। फिर कहा गया है पॉइंट A एंड B लाइंस ऑन द PQ एंड QR। ये Q है और ये R है और यहां पर सेंटर O है। इस पे और इस पे एक पॉइंट है such that AB is also a tangent, मतलब ये डायग्राम। AOB is 50, ये लीजिए। देन द APB मतलब थीटा। तो कुल मिलाकर हमको इस थीटा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। डायग्राम आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, मतलब हमको ये एनालाइज करना है कि कैसे इसको यूज किया जाए। वैसे अगर हम आपको याद दिलाएं तो आपको याद आ जाएगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। अगर हम PQR की बात करें, PQR की जो फोटो बनी है बेटा, क्वाड्रिलेटरल ट्राई फोटो है वो, उसमें एंगल O, कंप्लीट एंगल O
और एंगल पी, इन दोनों का सम मिलाकर 180 होता है। और ये बहुत कुछ खास बात नहीं है बेटा, वो सिंपल सी बात है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90, तो बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे उन दोनों का भी 90। तो मतलब कंप्लीट एंगल ओ और कंप्लीट एंगल पी मिलाकर हमारे पास थीटा। एंगल ओ अगर हमारा निकल जाए तो एंगल पी का नाम हमने थीटा रखा है, तो 180 में से एंगल ओ को माइनस कर देंगे तो थीटा की वैल्यू डिफाइन। अब आपने कहा सर एंगल ओ में आधा तो हमें पता है, आधा किसी तरह से और पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब आप इसको ध्यान से एनालाइज करिए, टेंजेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा। हम लोग ने टेंजेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी सर्किल में आउटर पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉप की जाती है तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। मतलब अगर आपने जो टेंजेंट ड्रॉप किया, दैट्स व्हाई PQ और PR दोनों की लेंथ इक्वल होगी। एक बात, यही काम अगर A से किया जाए, इसका नाम अगर हम M रख लें, तो AM और AQ इन दोनों की भी लेंथ आपस में सेम हो। इसी तरह से इसको अगर ज्वाइन कर लिया जाए बेटा, यहां से MB और BR ये भी लेंथ आपस में सेम होगी। अब वैसे तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, चारों इक्वल हो जाएंगे, बट फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो क्वेश्चन को ध्यान से एनालाइज करें, तब भी हम आपको दिखाते हैं। AM और MB इक्वल है, सॉरी AM एंड AQ इक्वल है, पहली चीज। A दोनों में कॉमन है और एंगल Q और एंगल M दोनों 90 होंगे, टेंजेंट और रेडियस के बीच के एंगल है। तो अगर ऐसा है तो दैट्स वाई जो हमारे पास कॉन्ग्रेंसी का कंसेप्ट होता है, दैट्स वाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, और कॉन्ग्रेंट होंगे तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। बाय द सेम वे अगर हम बात करें, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। तो अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी बीटा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल एंगल O की बात करें तो टोटल एंगल O हमारी फोटो में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और जो हमें गिवन है उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 50 है। तो यहां से अगर एंगल O की बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। अगर हम यहाँ पर एंगल थीटा को निकालते हैं तो 180 माइनस 100, दिस कम्स आउट टू बी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली और हमारा थीटा जो निकल के आया वो 80 डिग्री निकल के आया। ये एक डायरेक्ट थ्योरम भी होती है, बट ये था कि ऐसी थ्योरम्स आपने क्वेश्चंस काफी किए थे, रिसर्च में ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला पार्ट नहीं था जो आपको नहीं समझ में आता। बस इतना ध्यान देना था कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने का, ये दोनों भी सेम और ये दोनों भी सेम, तो 50 का डबल 100 हो गया और आंसर हमारा निकल के। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन करने लायक था बेटा आपका क्वेश्चन। दिस इज अ फंक्शन क्वेश्चन, और ऐसा बहुत क्वेश्चन आपने क्लास में किया है। इवन फॉग ऑफ निकालने में तो आपका कमांड था कि आप चीजें आराम से डिफाइन कर सकते थे। तो इस सच में एज सच कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता। बस आपको आखिरी में एक चीज का ध्यान देखना है, जिसमें डोमेन पूछी है, तो हम लोगों ने डोमेन का भी काफी पार्ट किया था। डोमेन का बेसिकली मतलब सिर्फ ये होता है कि ऐसी इनपुट वैल्यू जिससे हमारा आंसर फाइनाइट रहे। जहां पर हमारा आंसर इनफाइनाइट हो जाता है उसको हम डोमेन से बाहर कर देते हैं। तो बस इतनी सी बात तुमको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को समझना है। अब जैसे आपने कहा कि सर fx और gx दिए, हमसे फॉग और गॉफ के बारे में पूछा है, तो fx है बेटा हमारा x अपॉन 2x माइनस 1 और gx है हमारा x अपॉन x माइनस 1। ठीक, कुछ आंसर तो आप पकड़ सकते थे इसी में ही। जैसे फॉग और गॉफ को डिफाइन करने में जब बात करेंगे तो फॉग जब आप निकालेंगे तो फॉग का मतलब होता था एफ ओ जी एक्स, मतलब एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू बेटा एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। एफ एक्स वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां ये पुट कर दो। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x अपॉन 2x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ये और ये कैंसिल आउट बेटा, तो फाइनल आंसर आ गया अपना x अपॉन x प्लस 1। तो दिस इज अबाउट द फॉग पार्ट। अगर हम गॉफ की बात करें तो g अपॉन x अपॉन 2x माइनस 1, इसको पुट कर दो g वाले सेक्शन में बेटा, तो x अपॉन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 x अपॉन 2x माइनस 1 और माइनस 1। सिंप्लीफाई कर देते हैं बेटा, तो x अपॉन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे से एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2x प्लस 1।
डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। ये और ये आपस में कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर आ गया x अपॉन माइनस का x प्लस का 1 माइनस x। तो फॉग का जो सेक्शन आ गया वो हो गया x अपॉन x प्लस 1, गॉफ का जो सेक्शन था वो आ गया x अपॉन 1 माइनस x। तो जब से जैसे क्वेश्चन में पूछा है दोनों का सम, तो आपने बोला x अपॉन x माइनस 1, x प्लस 1 और दूसरा वाला x अपॉन 1 माइनस x। दोनों को एलसीएम लेके ऐड कर दो बेटा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट, दिस कम्स आउट टू बी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो आंसर तो आपको यहीं से मिल गए कि एक x 1 नहीं हो सकता और एक x माइनस 1 नहीं हो सकता। 1 और माइनस 1 को पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो डेफिनेटली इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो अगर आप क्वेश्चन को हिट भी करना चाहते हैं तब भी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठता है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 और माइनस 1 भी आ रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर 1/2 क्यों आ रहा है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप फॉग या गॉफ को डिफाइन कर रहे हैं तो फॉग या गॉफ डिफाइन तभी होगा जब उसके अंदर का इनपुट भी डिफाइन हो। अब जैसे अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू रखोगे, अगर ये खुद उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगी तो जी कैसे निकाल के देगा आपको। तो आपने कहा जैसे इस वाले को देखा जाए तो डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1 है, तो अगर डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 करेंगे तो एक वैल्यू 1/2 भी आएगी, यानी f खुद ही 1/2 पे डिफाइन नहीं है तो g को तो वो डिफाइन नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए पहली ही केस में 1/2 तो एलिमिनेट हो ही चुका था। सिमिलरली अगर कहा जाए तो इस वाले केस से 1 भी एलिमिनेट हो गया था, मगर 1 ऑलरेडी हमारे आंसर में आ चुका है तो उसको दोबारा नहीं लेंगे। तो दैट्स व्हाई हमारे पास 3 वैल्यू एलिमिनेट हुई, एक वैल्यू 1/2 जो ओरिजिनल क्वेश्चन से एलिमिनेट हो गई, बाकी 2 वैल्यूज जो हमने यहां से निकाल दिया। तो कुल मिला के 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं बनेंगी। तो उसने यही पूछा था कि कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो हमारे डोमेन का पार्ट नहीं होंगी, तो वो वैल्यू -1, 1/2 और। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस पे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन खैर आपने क्लास में किया भी है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल नहीं था। इसमें हमने आपको ट्रिक सिखाई थी कॉमन सोल्यूशन से रिलेट करके, और वही ट्रिक इसमें बच्चों को काम आई थी। क्योंकि जैसे हमने देखा तो इसमें कैलकुलेशन लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेट कर दिए थे, जिसके कारण वो फंस गए। हमने आपको एक लॉजिक सिखाया था इस चीज का कि कभी भी कॉमन रूट्स में आए तो आप एक स्टेप से स्टार्ट करना, क्वेश्चन हमेशा सेट हो जाएगा आपका। तो हम वही चीज से दोबारा से पहले स्टार्ट कराते हैं। अगर हम आपसे कहें कि पहली इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है और दूसरी इक्वेशन के रूट्स अल्फा और गामा है, तो इस लॉजिक के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू p/3। सिमिलरली यहां से बेटा अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू गामा की वैल्यू q/2। अब जैसे उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ द अदर 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब बेसिकली अदर 2 रूट्स का मतलब एक बीटा और एक गामा, मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा प्लस गामा। तो आपने कहा सर एक काम करते हैं, पहली इक्वेशन, अगर इक्वेशन का नाम 1 डाल देते हैं और इस इक्वेशन का नाम 2 डाल देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ऐड कर दें, अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम यहां पर ऐड कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड होने पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ऐड होने पर एक सिंप्लीफाइड वे में आपको दे देगा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 5/3, दिस कम्स आउट टू बी 8/3। अब आपने कहा सर सिर्फ एक काम कर दीजिए, किसी तरह से आप हमको अल्फा की वैल्यू निकाल के दे दीजिए, तो हम यहां पर पुट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, आंसर हमारा मैच हो जाएगा। तो अब आपने कहा कि सर बस इसी का गेम था कि जो जितनी जल्दी अल्फा की वैल्यू निकाल ले गया उसके लिए आंसर डिफाइन हो गया। तो हमने आपको इसमें एक चीज सिखाई थी कि जब भी कभी आपके पास कॉमन रूट्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको फर्स्ट वर्ड जो बोलना है, अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी तरह से अल्फा उस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। पहले में 3 से दूसरे में 2 से डिवाइड करके जरा दोनों को माइनस कर दीजिए। तो आपने बोला अगर पहले में 3 से डिवाइड करते हैं और दूसरे में 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहां से दोनों को माइनस करने पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो गया और फाइनली अपने पास बचा माइनस का 5/3 और प्लस का अल्फा, तो यानी आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा/3।
इधर बचेगा बेटा अपने पास p/3 माइनस q/2 इक्वल टू 0। शिफ्ट कर दो बेटा उधर। तो आपने बोला ये आ गया 2α/3 दैट शुड बी इक्वल टू p/3 माइनस q/2। 3/2 से डिवाइड कर दो तो अल्फा इज इक्वल टू p/2, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 2 डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3q डिवाइडेड बाई 4। तो जो हम वैल्यू से आपके डिस्कशन करा रहे थे कि अल्फा निकल के आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू डिफाइन हो चुकी है p/2 और माइनस 3q/4। बस आपको करना क्या है, जो इक्वेशन आपने यहां पर बनाई थी अल्फा प्लस बीटा ये वाली है, इस जगह पर अल्फा की वैल्यू ये आप पुट करिए और उसको उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहां से बीटा प्लस गामा आ गया आपका 8/3 माइनस 2 अल्फा। तो 8/3 माइनस 2 अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास p/2 माइनस 3q/4। बस आप इसको अंदर ले जाइए तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया 8/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का p माइनस माइनस प्लस 2 4 3/2। तो फाइनल आंसर इज 8/3 माइनस p प्लस 3/2q। तो आपने देखा आपका बी ऑप्शन यहां से सिंपली वेरीफाई हो गया। तो मतलब कुल मिलाकर जो कहने की बात है वो सिर्फ इतनी सी थी बेटा आपकी कि जो ये ट्रिक बताई थी हमने आपको कॉमन रूट्स वाली की, कॉमन रूट्स वाले में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सेम करके सब्ट्रैक्ट कर देने से सीधे अल्फा की वैल्यू निकल आती है। तो कैलकुलेशन में जो गेम था वो इसी चीज का गेम था कि जो बच्चा जितनी जल्दी ये चीज पकड़ ले गया था उतनी जल्दी उसका आंसर निकल के। चलिए बढ़ाते हैं बेटा क्वेश्चंस को आगे। ये क्वेश्चन आपने क्लास में भी किया था, इवन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की है और ये 23 बेस्ड क्वेश्चन आया था। अगर आप लोगों को ध्यान हो पीवाईक्यूज में आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो ये कैट 23 का बेस्ड क्वेश्चन था कि क्वेश्चन को देख के ही क्लिक कर रहा था कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे लेना है। जैसे यहाँ पर 9 गिवन था, यहाँ पे 3 गिवन था, तो पहला स्टेप ही क्लिक करता है कि 9 को 3 का स्क्वायर लिख के क्वेश्चन को फ्रेम कर लो। तो जो पहली चीज आपने बनाई इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहां पर 9 को हमने बेसिकली 3 का स्क्वायर लिख दिया तो ये पूरी चीज का स्क्वायर बन गया बेटा। तो मतलब अगर हम यहां से इसको अरेंज करें तो इस पूरी चीज का नाम अगर हम y रख दें तो ये हमारे लिए y स्क्वायर का टर्म का काम करने लगेगा बेटा। मतलब बेसिकली तुम इसको ऐसे समझ लो, 3 की पावर 2x बोलो या 3 की पावर x का होल स्क्वायर बोलो, ये दोनों एक ही चीज होती है। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो कि स्क्वायर कैसे कर दिया सर ने, तो वो बेसिकली इस चीज को हमने ऐसे लिखा है। ये लॉजिक हमारा ये है। अब आइए, अब अगर इस चीज को तुमने y रख दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा आसान हो गया, मगर एक प्रॉब्लम अभी भी है कि यहाँ पर -2 पावर है और यहाँ पे -3 पावर है। अगर यहाँ पर भी -3 पावर होती तो हमारा काम और जल्दी बनता, ये फॉर्मेट और जल्दी सेट होता, क्वेश्चन को हम पकड़ लेते। तो आपने कहा एक काम करते हैं कि इस वाले में हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको हम पहले ऐसे लिख लिए, और इस वाले में 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, 3 से डिवाइड किया और 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। तो जो डिवाइड वाली चीज है वो हमारी ऊपर आ जाएगी, हमारा काम बन जाएगा, एक ये हो जाएगा और आगे 27, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से इस चीज को, 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 को तोड़ लो 2 इंटू 6 इंटू, ये चीज हमारी तैयार हो गई, प्लस 27, दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ध्यान से, ये टर्म बना हुआ है, इसको अगर हमने y माना तो ये हमारा y स्क्वायर है, ये टर्म हमारा तैयार है 2 इंटू 6 इंटू y, और यहां पर बस हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि 27 आ रहा है। अब लॉजिक के हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता था, बट अगर यहां पर 6 का स्क्वायर 36 होता। अब क्वेश्चन में बस प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे 27 बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो आपको कुछ नहीं करना था, 9 आप इधर ऐड करिए और 9 राइट हैंड में ऐड करिए। तो जो 36 वाला पार्ट था वो आपका डन हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूरी चीज मिलके आपके बन गई y माइनस 6 का होल स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 9। 9 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर y माइनस 6 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी प्लस माइनस 3। अंडर रूट लेंगे बेटा तो एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। तो अगर हम यहां से y की वैल्यू को डिफाइन करें तो y माइनस 6 की वैल्यू एक बार 3,
y माइनस 6 की वैल्यू एक बार -3, तो y की वैल्यू एक बार 9 और y की वैल्यू एक बार 3। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, जो बात हमने आपसे बोली कि इसको एक बार आप यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में बस एक बार वैल्यू को निकाल लीजिए y की, तो आपका काम बन जाएगा। तो देखिए आपने y की वैल्यू निकाल दी और आपका काम सीधे सीधे बन गया। अगर आप इस एक्सप्रेशन को लेके जाते हैं और यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो अब आप देखिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक वैल्यू आई हमारी 9, सिमिलरली 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक वैल्यू आई हमारी 3 की पावर 1, दोनों का बेस पावर, इसको 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख के कंपेयर कर दें तो एक आ गया बेटा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, इधर वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, तो आपने कहा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं सर, सिंपली क्वाड्रेटिक का बेसिक प्रिंसिपल लगा दिया जाए। अगर हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो -5 निकलेगी और यहाँ से गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू को निकाले तो -4 निकलेगी। हमें बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो -5 इंटू -4 दिस कम्स आउट टू बी 20। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20, कि जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आपका 20 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मगर ये ज्योमेट्री का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मतलब आपने हेक्सागन को इतने अच्छे तरह से एनालाइज किया था कि जिसकी वजह से हमें नहीं लगा कि इस क्वेश्चन में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी। अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ प्रॉपरली रीड करके अगर समझिए, एक हेक्सागन आपको दे रखा है, इस हेक्सागन में हमसे कहा गया है P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। ये लीजिए भाई, फिर आपसे कहा गया है देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम PBCQ, मतलब एक ये ट्रेपेजियम और हेक्सागन ABCD। तो अब अगर बात करें रेगुलर हेक्सागन है तो हेक्सागन का एरिया तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता था बेटा, हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए जितने भी आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं उसका 6 टाइम्स कर दिया जाए। तो अगर हम इस साइड A मान लें तो A का मतलब हेक्सागन का एरिया हो गया 6 इंटू √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो हेक्सागन एरिया तो दिस कम्स आउट टू बी, ये आ गया हमारा 6 इंटू √3/4 A स्क्वायर। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस हमारी a/2 हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो ये चीज आपको बताई गई थी, ये थ्योरम भी है कि अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये पूरा ट्रायंगल जो बनता है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो अगर ये डिस्टेंस a थी तो ये भी a हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। तो अब जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है RPQ, RPQ भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है जिसका एरिया, ट्रायंगल RPQ का एरिया, अगर ट्रायंगल RPQ के एरिया की बात करेंगे तो a प्लस a/2 दिस कम्स आउट टू बी 3/2। तो आपने बोला √3/2 इंटू 3a/2 का होल स्क्वायर, तो दिस कम्स आउट टू बी 9√3, 3 का स्क्वायर 9, 9√3 और ये 4, 4 4 जा 16। ये हमारा निकल के आ गया एरिया ऑफ द बिग ट्रायंगल RPQ। बट आपने सर हमसे पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया, तो ट्रेपेजियम के लिए इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया यहां से माइनस कर दो। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें RBC, तो इसके लिए साइड सिर्फ A है, तो दिस कम्स आउट टू बी √3/4 A स्क्वायर। तो बेसिकली इसका जो एरिया निकल के आ गया बेटा वो आ गया आपका √3/4 A स्क्वायर, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। बड़े वाले ट्रायंगल में साइड थी आपकी a प्लस a/2, दिस कम्स आउट टू बी 3a/2, तो फॉर्मूला वही 9a²/4, ये बन गया 16, ये आपका आंसर निकल के गया। अब अगर हम आपसे कहें कि ट्रेपेजियम की बात कर रहे थे जो आप PQBC की, तो PQBC का एरिया निकालने के लिए बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए। तो दिस कम्स आउट टू बी 9√3/16 A स्क्वायर माइनस √3/4 A स्क्वायर।
अब जैसा कि कैलकुलेशन देखने में जरूर आपको लग रही है, बट ऐसा कुछ खास कैलकुलेशन नहीं। 16 और 4 का एलसीएम 16 आ जाएगा, तो 4 उधर चला जाएगा, तो 9 में से 4 माइनस हुआ, तो दिस कम्स आउट टू बी 5√3 बाई 16 ए स्क्वायर। तो बस ट्रेपीजियम का एरिया अपने पास आ ही चुका है। हमने स्टार्टिंग फेज में ही हेक्सागन का एरिया निकाल के रखा था। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो के लिए ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला हो गया बेटा 5√3 बाई 16 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई हेक्सागन का एरिया 6 इंटू √3 बाई 4 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल आउट, 4 4 जा 16 कैंसिल आउट, 6 4 जा 24, तो द रेशियो बिकम्स 5:20। तो अपने पास बी ऑप्शन है बेटा 5/24। तो ये हेक्सागन की एक इजी सी प्रॉपर्टी थी, जिसमें बस आपको ये ध्यान रखना था कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे आंसर को डिफाइन किया जा सकता था। और बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जिसको मालूम था और फोटो क्लियर थी, तो वो पूरा आंसर बहुत आसानी से डिफाइन कर सकता था। तो इस तरीके से क्वेश्चन में कोई ऐसा खास दम नहीं था कि तुम क्वेश्चन को नहीं प्रोसीड करते थे। ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम वाला पार्ट नहीं रहा जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होनी चाहिए थी। ज्योमेट्री करने लायक थी, और जैसा कि आपको बताया भी गया था कि ज्योमेट्री वाले पार्ट में आपको क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे, और हो सकता है जितना प्रैक्टिस आपको ज्योमेट्री में कराई गई थी उसकी काफी हेल्प से आपने क्वेश्चन को डील कर लिया। तो दैट इज अबाउट द स्लॉट 2। स्लॉट 2 में जो हमने काम किया उसके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस आए थे उसको हमने कोशिश करी सॉल्व करने की, और आप चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने किए थे और आपका उसमें तरीका क्या था। मे बी अभी आपके आगे के एग्जाम्स बाकी हैं, सीमेट बाकी है, स्नैप बाकी है, और इवन आपका अभी सबसे बड़ा जेट एग्जाम बाकी है, जिसमें इसका बहुत ज्यादा वेटेज मिल सकता है। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस पे मिलते हैं क्वेश्चंस करे कराए, तो उनको अब की बार सही करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।